बस लाइव क्लास में हो पाएगा। प्रार्थना के लिए सभी तैयार हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे और धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात प्रार्थना। ओम सहना भवतु। एक साथ हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखते हुए ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अपने गुरु को, माता पिता को नमन करते हुए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अच्छे से रगड़ेंगे। उस ऊष्मा को अपनी आंखों को देते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे। सभी को नमस्ते। अपनी आंखें खोलेंगे सभी। आज की क्लास के लिए सभी लोग तैयार? थैंक यू पूजा जी। चलिए, आप लोग को स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। आज हम लोग मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स पढ़ने जा रहे हैं। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में जो आपकी फर्स्ट डिजीज है दैट इज डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया जो डिजीज है वो प्रॉपरली पेन से रिलेटेड कंडीशन को डिस्क्राइब करती है। So here the definition. Dysmenorrhea is a medical term for painful menstrual periods which are caused by uterine contraction. Dysmenorrhea में होता ये है कि आपके जो यूट्रिन होती है, जो आपका यूट्रस होता है, इसमें जो आपकी अंदर की लेयर्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ये एक हार्मोन के सीक्रेशन द्वारा होता है। तो ये इसके कारण जो कॉन्ट्रैक्शन मैंने ये आप लोग की क्लास में कॉन्ट्रैक्शन जब भी हम करते हैं तो पेन वाली कंडीशन होती है, और जब भी किसी चीज को रिलैक्स करते हैं तो आराम की कंडीशन होती है। ठीक है, आप अपनी मुट्ठी को बंद करके देख सकते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्शन करते वक्त पेन होता है। ठीक है, तो जब भी आपकी जो यूट्रिन लेयर्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है तो वो डिस्मेनोरिया की कंडीशन होती है। ड्यूरिंग पीरियड्स आपको पेन फील होता है। ओके, ऑल्सो इरेगुलर और एक्सेसिव हैविंग ऑफ मेंस्ट्रुअल। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके क्लासिफिकेशन में प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज सिंपली वेरी नॉर्मल थिंग। प्रत्येक मतलब मुझे लगता है कि 100 में से लगभग 40 से 50 लोगों को ये कंडीशन रहती ही है, जिसमें कि ये चीज बताई जाती है प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कि पेन यूजुअली बिगिंस 1 or 2 days बिफोर यू गेट योर पीरियड्स। आपको 1-2 दिन से पहले से ही हल्का हल्का मतलब एक नॉर्मल पेन फील होने लग जाएगा, और व्हेन ब्लीडिंग एक्चुअली स्टार्ट्स you may feel pain ranging from mild to severe in lower abdomen, back or thighs. डिपेंड करता है कि आपका यूट्रस की कंडीशन किस तरह की है। यस, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा कि सभी को स्क्रीन नहीं दिख रहा है? आप लोग को स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सभी को नहीं दिख रहा है। ओके, अच्छा ओके, स्क्रीन ये क्या हो गया? मैं तो किया था, एक सेकंड में ट्राई करती हूँ वापस। अब आप लोग को दिख रहा है? दिख रहा है क्या? जी मैम। यस जी ओके। तो अभी मैंने ये पढ़ाया, डिस्मेनोरिया की डेफिनेशन बताई मैंने, और अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, मैं वापस से दिखाऊं क्या? एक सेकेंड, ये मेरी इंट्रोडक्टरी स्लाइड है और ये डिस्मेनोरिया की डेफिनेशन, और अब क्लासिफिकेशन पे है हम। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज सिंपली वेरी नॉर्मल थिंग
वो एक डिजीज नहीं होती है, ये एक जनरल सिम्टम होता है। ओके, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक सिम्टम है, दिस इज नॉट एनी टाइप ऑफ डिजीज। ओके, तो इसमें क्या होता है कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया में 12 to 72 आवर्स के लिए आपको पेन फील होता है, विच इज वेरी वेरी नॉर्मल। और उसके साथ साथ कई बार आपको नॉजिया, वॉमिटिंग और फटीग और इवन डायरिया वाले सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी में शो होते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग, ये हमारी बॉडी में अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, विच इज अ डिजीज। इसमें इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, बोथ कैन बी ट्रीटेड। ये दोनों ही ट्रीट हो सकते हैं। ये इट यूजुअली बिगिंस अर्ली इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड लास्ट लॉन्गर, मतलब ये काफी पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि इसमें 1 या 2 दिन पहले स्टार्ट होता है, ये काफी लगभग 4-5 दिनों पहले से ही आपको महसूस होने लग जाएगा, पेन होने लग जाएगा, और इसका जो पेन होता है वो ज्यादा सीवियर होता है। ठीक है, और ये काफी टाइम तक इवन आफ्टर योर मेंस्ट्रुएशन ये कंटिन्यू रहता है। तो ये एक डिजीज के अंदर है, ट्रीटमेंट दोनों का ही हो सकता है, लेकिन दिस वन इज अ डिजीज। Secondary dysmenorrhea is a disease and the primary dysmenorrhea is simply a symptom, not a disease. Now, what are the causes? Menstrual cramps happen when a chemical called prostaglandin. This is a हार्मोन, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि जो यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, इस हार्मोन की वजह से आपकी जो यूट्रस के अंदर की लेयर होती है ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। नाउ कॉजेस फॉर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, एंडोमेट्रियोसिस, द एंडोमेट्रियम ग्रोज आउटसाइड। एक एंडोमेट्रियम लेयर होती है, वो यूजुअली आपकी यूट्रस के अंदर होती है, एंडोमेट्रियम लेयर। लेकिन जब वो एंडोमेट्रियम लेयर आपके यूट्रस की बाहर साइड भी बनना स्टार्ट हो जाती है, so that causes a pain। ठीक है, वो आपको पेन कॉज करती है, तो आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की तरफ आगे फर्दर आपको ले जाती है। तो ये जो कंडीशन है ये डिजीज कॉज करती है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यदि आपको किसी भी प्रकार की पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है तो वो भी आपको बहुत ज्यादा पेन कॉज करती है। सर्वाइकल स्टेनोसिस, नैरोइंग ऑफ सर्विक्स, आपकी सर्विक्स जब उसका जो पाथ है वो काफी सकरा हो जाए, उसकी नैरोइंग हो जाए, दैट इज cervical stenosis. Fibroids, non-cancerous growth of uterus that often appear during child bearing years। मतलब आप जब आप को चाइल्ड आप बच्चे हो जाएंगे उसके बाद जो कंडीशन आपको कई बार क्या होता है कि यूट्रस का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, अपने शेप वापस अपने शेप में नहीं आ पाता है आफ्टर द प्रेगनेंसी, तो ये कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं सिम्टम्स पे। एब्डोमेन, पेन इन एब्डोमेन विच इज वेरी वेरी लाइक ये है होता ही डिस्मेनोरिया इज सिंपली देन पेन। ओके, पेन इन एब्डोमेन, फीलिंग ऑफ प्रेशर इन एब्डोमेन, पेन इन हिप्स, लोअर बैक एंड इनर थाइज। वन थिंग मोर, पेन भी अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप के होते हैं। कई बार देखिए हमारे यूट्रस की ना 3 पोजीशन होती है, एक तो होता है एंटीवर्टेड, एक होता है मिडवर्टेड एंड एक होता है रेट्रोवर्टेड। तो एंटीवर्टेड यूट्रस जो होता है वो आपके पेट की तरफ झुका होता है, विच इज नॉर्मल थिंग। वो एक नॉर्मल कंडीशन है, ज्यादातर महिलाओं का उसी कंडीशन में होता है। जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले दो वो होते हैं मिड, ज्यादा कोई वैसी प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल है वो है एंटीवर्टेड। जो हमारे भगवान ने हमारा शेप बनाया वो एंटीवर्टेड है, और रेट्रोवर्टेड और मिडवर्टेड में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है टू कंसीव द चाइल्ड और इवन समटाइम्स इन योर मेंस्ट्रुएशन। ओके, तो इस वजह से जो लोगों का एंटीवर्टेड यूट्रस होता है, मतलब पेट की तरफ झुका हुआ, आगे की तरफ झुका हुआ, उन लोगों को जो पेन रहता है वो लोअर एब्डोमेन में रहता है यूजुअली, जो कि ज्यादातर महिलाओं को लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है। और जिनका रेट्रोवर्टेड होता है, मिडवर्टेड वालों को दोनों साइड हल्का हल्का, जिनका रेट्रोवर्टेड होता है उनको पीछे की तरफ, स्पाइन की तरफ, बैक की तरफ ज्यादा पेन होता है, बैक की तरफ, स्पाइन की तरफ उनको ज्यादा पेन होगा। लोअर एब्डोमेन में आगे की साइड कम पेन होता है, पीछे की साइड ज्यादा पेन होता है। तो ये इसके मैंने आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी है इन फर्दर आगे की आपकी जानकारी के लिए। यौगिक ट्रीटमेंट क्या क्या है इसका, जल नीति दे सकते हैं, लघु संप्रक्षालन दे सकते हैं, वज्रासन, शशांक, ज्यादातर आराम करने वाले आसन जो आपको आराम दे।
देखिए व्याघ्रासन नहीं होना चाहिए, भस्त्रिकासन, तितली आसन, भद्रासन, ये सारे आपको आराम देने वाले आसन हैं। इसमें आप और भी आसन जो आराम देने वाले हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं, मार्जरी आसन को भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मार्जरी आसन अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा ट्विस्ट, बहुत ज्यादा कर्व नहीं बनाने की कोशिश करेंगे आप। इनमें जो भी एक्सरसाइज ज्यादातर सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, तो उनको भी बहुत आराम आराम से उनको करना है, परफॉर्म करना है। भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, उज्जाई, भ्रामरी, ये प्राणायाम करवाने हैं। मुद्राओं में पाशुनी, योग मुद्रा, अश्विनी, सहजोरी। नेक्स्ट आ जाते हैं मेनोपॉज। नाउ व्हाट इज मेनोपॉज? पॉज मतलब रुक जाना, ठीक है। Menopause is a stage in a life when you stop having your periods. You are going to stop your having your periods. That's the stage of menopause. It's normal part of aging and marks the end of your reproductive years. कि इस चीज का सूचक होता है कि अब आपकी जो मतलब कि रिप्रोडक्टिव करने की जो क्षमता थी, आपकी जो रिप्रोडक्शन की जो अंदर बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी थी, दैट इज गोइंग टू स्टॉप। आपका वो एंड होता है वो सेशन। इट इज टिपिकली अकर्स इन योर लेट 40s टू अर्ली 50s। 45 से 50 के लगभग की एज में, या 45 से 55 की जो वो रहती है, लेट 40s एंड अर्ली 50s। तो ऐसे में भी कई बार, क्योंकि अब क्या होता है, यूजुअली पहले लोगों को ज्यादा लेट तक होता था, लेकिन अभी ये एज जो है घट गई है, रिसर्चेस में पता चला है। तो ये एज है 40s to 50s। As menopause nears, the ovarian makes less reproductive hormone like estrogen. जब menopause होने वाला होता है तो उसके पहले धीरे धीरे आपकी जो ओवरी है वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कम सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती है। For women undergoing natural menopause, the process is gradual and described in 3 stages. वुमेन्स की जो प्रोसेस है मेनोपॉज वाली, ये 3 स्टेजेस में डिफाइन की जाती है: प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज। प्री मेनोपॉज is something when your body gradually shows the symptoms that you are not making proper hormones. आपके अंदर प्रॉपर हॉर्मोन्स नहीं बन पा रहे हैं, आपकी बॉडी धीरे धीरे आपको सिम्टम्स दिखाना शुरू करेगी। तो ये होता है प्री मेनोपॉज। आपको लगता है कि means you are having periods like in the gap of 3 to 4 months. See, slowly you will like it will stop, okay, but not immediately. So the previous condition is called premenopause, and the between the main menopause is when you have stop your the body stops the that condition, that is called menopause. And after post menopause is the 1 year, after 1 year after the menopause. So this is post menopause condition. Now the symptoms of premenopause and menopause. क्या symptoms होते हैं? Irregular periods, vaginal dryness, hot flashes, chills, night sweats, sleep problems, mood change, weight gain and slowed metabolism, decreased fertility, loss of bone, changing cholesterol level. इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आप में से किसी एक को भी समझ में नहीं, जिसमें से कोई एक भी चीज आपको समझ में ना आई हो सिम्टम्स में? ठीक है, समझ में आ गए सारे वर्ड्स। नेक्स्ट इज प्री मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज। नाउ व्हाट इज प्री मेनोपॉज? सबसे पहले समझेंगे कि प्री मेनोपॉज क्या है। तो प्री मेनोपॉज इज, इट कैन बिगिन 8 to 10 years बिफोर मेनोपॉज। मेनोपॉज के 8 से 10 साल पहले ही आपको स्टार्ट होने लग जाएगा, धीरे धीरे सिम्टम्स शो होने लग जाएंगे। बहुत लेस सिम्टम्स होंगे स्टार्ट में, इनिशियली बहुत कम सिम्टम्स आपको समझ में आएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके वो सिम्टम्स इंक्रीज हो जाते हैं और एक टाइम पे आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है, ठीक है। In the ovaries gradually produce less estrogen. आपकी ओवरीज जो है वो धीरे धीरे करके एस्ट्रोजन की मात्रा कम कर देंगी। It lasts up until menopause and point when ovaries stop releasing. ये तब तक चलता है जब तक मेनोपॉज नहीं हो जाता है। At the end जब ओवरी एग फॉर्म करना बंद कर देती है, तब तक का जो पीरियड रहता है उसे प्री मेनोपॉज बोलते हैं। तब तक का जो टाइम रहता है उसे प्री मेनोपॉज बोलते हैं ना। पोस्ट मेनोपॉज इज, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आपके जो मेनोपॉज जिस दिन से आपका मेनोपॉज हो जाता है उसके
12 महीने तक बाद तक, मतलब 1 साल बाद तक का जो टाइम होता है वो पोस्ट मेनोपॉज का होता है। यौगिक ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। षटकर्म में जलनेती वमन ले सकते हैं। आसन में ताड़ आसन, वीरभद्र आसन, मार्जरी आसन, पश्चिमोत्तान आसन, स्वस्तिक आसन, तितली आसन और भद्रासन। प्राणायाम में नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, भ्रामरी और रिलैक्सेशन टेक्निक में अजपा, योग निद्रा। नेक्स्ट वन इज प्रेगनेंसी। Pregnancy is a term used to describe the period in which a fetus develops inside a woman's womb or uterus. Pregnancy क्या होता है? उस समय को दिखाता है, उस समय को डिस्क्राइब करता है जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आ जाता है और जब तक कि वो जन्म नहीं ले लेता है, उस बीच का जो समय होता है वो प्रेगनेंसी के अंदर आता है। प्रेगनेंसी यूजुअली लास्ट अबाउट 40 वीक्स, 40 हफ्तों का जो समय होता है, और या फिर उसको 9 महीने से भी, महीनों में अगर हम देखेंगे तो वो 9 महीने, और अगर हफ्तों में देखेंगे तो 40 हफ्ते। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, ये मेंस्ट्रुएशन, ये इसका प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है। आगे चलते हैं। अब हम लोग इसमें आ जाएंगे। इसके देखिए प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आप सभी लोग जानते हैं, उतना ज्यादा प्रेगनेंसी का सिम्टम्स और ये सब आता नहीं, कॉज वगैरह ये सब कुछ नहीं पूछता, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें इस प्रेगनेंसी की जो भी चीजें क्वेश्चन पूछते हैं वो इससे पूछता है, योगा थेरेपी से, एंटीनेटल केयर से, ठीक है। तो उस पे आ जाते हैं कि कौन कौन से आसन करवाने हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया 9 महीने, तो 3-3 के 3 भाग हो जाते हैं इसमें, 3-3-3 के 3 9 भाग होते हैं। तो फर्स्ट 3-3-3 के 3 भाग होते हैं। तो जो पहला त्रिमासी जो चक्र होता है, दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो उसमें कौन कौन से आसन करवाते हैं? फर्स्ट इज ताड़ासन, वीरभद्रासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन एंड बाल आसन। इसमें ज्यादातर करके ऐसे आसन करवाते हैं जो आपकी स्पाइन है उसको मजबूत करने का काम करे, उसमें खिंचाव उत्पन्न करे, क्योंकि शुरुआती दौर में बेबी बहुत ही स्मॉल उसमें रहता है, तो वो उस पर बहुत बैड इफेक्ट्स नहीं आते हैं, और स्ट्रेंथन करने की वजह से आपकी मसल्स भी काफी अच्छी हो जाती हैं, काफी मजबूत हो जाती है, काफी स्ट्रेंथ आ जाती है मसल्स में भी। तो जब आपको धीरे धीरे आपका स्टमक बाहर की, आपका जो लोअर एब्डोमेन है वो जब बाहर की ओर निकलता है, तो आपकी मसल्स उस चीज के लिए प्रिपेयर रहती हैं यदि आप ये आसन करते हैं। नेक्स्ट लाइक दिस, जब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते हैं तो स्लोली स्लोली अपने आसनों को कम कर, थोड़ा सा मतलब लाइट आसन करना स्टार्ट करते हैं। वज्रासन, मत्स्य क्रीड़ासन, भद्रासन, कटिचक्रासन, मार्जरी आसन आर द गुड फॉर सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें ये आसन करने चाहिए। एंड फॉर द थर्ड ट्राइमेस्टर इज सिंपली टू, मतलब इसमें थर्ड ट्राइमेस्टर में मोस्टली प्राणायाम और ध्यान पे ज्यादा विशेषकर ध्यान देना चाहिए। फिर भी उन आसनों पे ध्यान देना चाहिए जो थोड़ा सा पेल्विक एरिया के मसल्स को लूज करते हैं, पेल्विक एरिया के मसल्स को लूज करते हैं, ताकि एक प्रेग्नेंट वुमेन की प्रॉपर नॉर्मल डिलीवरी हो सके। इसके लिए हमें थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐसे ही आसन करवाने चाहिए जो पेल्विक एरिया के मसल्स को लूज करे। तो दैट इज अर्ध तितली आसन, पूर्ण तितली आसन और मल आसन। ये तीनों ही आसन पेल्विक एरिया की मसल्स को बहुत अच्छे से लूज करते हैं, आराम करते हैं। प्राणायाम कौन कौन से करेंगे? भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, उज्जाई, भ्रामरी, शीतली एंड शीतकारी। शीतली एंड शीतकारी मेनली फॉर थर्ड ट्राइमेस्टर, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में आने के बाद आपके हार्मोन्स लेवल एकदम पीक पे आ चुके होते हैं, वुमेन्स को बहुत ज्यादा परेशानी भी रहती है। तो शीतली शीतकारी उनके रिलैक्सेशन के लिए, उनके स्ट्रेस रिलीफ के लिए, ऑल्सो वुमेन्स को एक डिप्रेशन भी रहता है प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज के लिए। तो वेरी गुड दीज 3 प्राणायाम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, you can do in any trimester, but it's very good for third trimester mostly. And relaxation में शवासन, शवासन, योग निद्रा, ओम मेडिटेशन एंड नाद योग इज वेरी गुड। तो ये हो गए आपके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। आप लोग बताएं, आप लोगों ने नोट किया कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है?
मैम थर्ड स्लाइड दोबारा समझा दीजिए। थर्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड स्लाइड, जी मैम। थर्ड ट्राइमेस्टर। हाँ थर्ड, देखिए थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, देखिए जब भी हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको सिंपली थोड़ा सा ज्यादा ब्रीफ में इसको बताऊंगी। जब भी सॉरी हम मैम, प्रेगनेंसी, ये नहीं अच्छा ओके, मैं थर्ड आपको दूसरा बता वाली। दूंगी। मुझे मुझे ये वाली स्लाइड पहले बता लेने दीजिए, मैं थोड़ा सा ये वाली पॉइंट बता दूं, ठीक है। ओके थैंक यू मैम। हाँ, तो आपकी जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी बॉडी में आपका हर एक सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है प्रेगनेंसी की वजह से। जैसा कि हार्मोन्स का तो ऑलरेडी रहता है, तो आपका एंडोक्राइनल सिस्टम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज्यादा उसमें। क्योंकि जो भी हमारे फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो बहुत पीक पे आ जाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे हमारे नॉर्मली डेज में मेंस्ट्रुएशन होता रहता है तो हमारे हार्मोन्स का लेवल मेंटेन रहता है, बट 40 वीक्स तक हार्मोन्स का ना निकल पाना बॉडी से, तो वो बहुत पीक वाली कंडीशन हो जाती है। उसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी बहुत इफेक्ट आता है, आपका हार्ट जो होता है, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो होता है, सब पे बहुत इफेक्ट आता है। नेक्स्ट हो गया आपका रिप्रोडक्टिव, वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्या होता है ना, हमारा जैसे जैसे हमारा पेट बड़ा हो रहा होता है तो हमारे सारे ऑर्गन्स शिफ्ट हो रहे होते हैं ऊपर की तरफ। अब आप खुद सोचिए कि मतलब एक एक प्रॉपर एक बेबी आ जाता है, एक काफी बड़ा स्थान वो लेता है, तो जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे करके खुद को शिफ्ट करते हैं। और इवन ये भी बोलते हैं कि जो हमारा ये डायफ्राम है ना, ये ब्रीदिंग इसकी वजह से फिर होनी बंद हो जाती है, क्योंकि ये पूरा पूरा ये मतलब एकदम, क्योंकि पेट इतना बड़ा हो जाता है तो डायफ्राम डायफ्राम काम ही नहीं कर पाता है, तो उस समय हमारा जो सांस लेने का काम होता है वो रिब्स के द्वारा, हमारी जो रिब्स होती है उनके द्वारा होता है। तो यदि कोई महिला जो होती है वो अगर गिर जाती है बाई चांस और उसकी रिब्स टूट जाए, साइड की इधर की नीचे की रिब्स अगर उसकी टूट जाए तो उसकी तुरंत डेथ हो जाती है। डेथ इसी कारण हो जाती है क्योंकि उसका जो सांस लेने वाला काम होता है वो उस समय के लिए डायफ्राम बंद कर देता है, उसके रिब्स, उसकी सांस लेने का काम उसके रिब्स पे आ जाता है। तो कई बार हमने मूवीज में भी देखा है कि महिलाएं गिर जाती है और वो मर जाती है। मर इसलिए जाती है क्योंकि उनका जो है क्या कहते हैं, रिब्स उनकी अगर वो हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो फिर वो सांस नहीं ले सकती, उनका सांस लेने का काम खत्म, ठीक है। तो सारी बॉडी सर्वाइव करती है ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी टाइम, तो उस समय बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो इसीलिए आपको उस समय खास ख्याल रखना चाहिए, और मतलब बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए चीजों का। सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाला टाइम ड्यूरिंग द प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल थर्ड ट्राइमेस्टर इज वेरी 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 like difficult time, so it's also the care needs the more. Okay, which slide you want? Third slide, classification of primary dysmenorrhea, and ये this one. जी मैम। ठीक है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज सिंपली वेरी नॉर्मल थिंग, इट्स अ सिम्टम। ओके, मैंने आपको पहले बताया, जैसे जो एक तो चीज हो गई कि ये एक सिम्टम है, दूसरी चीज होती है कि ये एक डिजीज है। लक्षण और रोग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज समथिंग दैट इज लक्षण, वो एक लक्षण है। जब आपको मेंस्ट्रुएशंस होते हैं, आपको दैट ऑन दैट टाइम यू विल फील पेन, आपको पेन फील होगा, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेसिंग, क्योंकि आपकी जो लेयर्स होती हैं वो उस समय पे रप्चर हो रही होती है, आपका ब्लड फ्लो हो रहा होता है, तो दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस कि आपको वो चीज होती है। वो आपको यूजुअली वन किन्हीं किन्हीं को एक दिन पहले से या किन्हीं किन्हीं को 2 दिन पहले से हल्का हल्का पेन रहता है, और वो 12 to 72 आवर्स के लिए आपकी बॉडी में रह सकती है। किसी किसी की बॉडी में 12 घंटे के लिए, किसी किसी को 72 घंटे के लिए, किसी किसी को होता ही नहीं है, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। पर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इज अ डिजीज, इसमें क्या होता है कि आपको काफी दिनों पहले से ही पेन रहने लग जाएगा, अलग अलग सिम्टम्स होंगे, मतलब जैसे आपको चिड़चिड़ाहट भी रह सकती है दर्द की वजह से, मतलब हफ्ते भर पहले से आपको स्टार्ट हो जाए और आपको काफी लॉन्ग टाइम तक आफ्टर योर मेंस्ट्रुएशन काफी लॉन्ग टाइम तक आपको चलता रहे, तो वो होता है इस वजह से। मैंने इसके कॉजेज भी बताए थे कि वो आपकी जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो कई बार बाहर की तरफ भी बनने लग जाती है इस कारण से, या कई अन्य कारण भी होते हैं जिनकी वजह से बहुत ज्यादा पेन क्रिएट होने लगता है। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये
डिजीज है, और ये वाली जो कंडीशन है ऊपर वाली प्राइमरी डिस्मेनोरिया, दिस इज समथिंग सिम्टम, इसे ये एक सिम्टम है, ये डिजीज नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आया? जी मैम, थैंक यू। जी, अन्य कोई? किसी और को कुछ नहीं पूछना है? मैडम इसकी यौगिक ट्रीटमेंट बताइए ना एक बार, डिस्मेनोरिया की। एक मिनट, मैंने स्लाइड बंद कर दी, एक सेकेंड। आपने यौगिक ट्रीटमेंट देखा नहीं था? नहीं, पूरा नहीं, नेटवर्क मेरा फ्रीज हो गया था उस वक्त, कुछ पता नहीं चला। ये है यौगिक ट्रीटमेंट इसका, शक्कर में जल नेति, लघु संघ प्रक्षालन। ज्यादातर वो वाले आसन कराएंगे, रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन वाले जो आसन होते हैं ना, वही वाले आसन ज्यादातर करके इसमें कराएंगे। बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। इसमें योग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सुख देने की प्रक्रिया के तौर पे यूज होगा। ठीक है, ये है इसका। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। जी, थैंक यू मैम। अब और किसी का कोई प्रश्न? ओके, वेट। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आप लोग के एग्जाम्स की डेट आ गई है, बताएं कोई। धर्मेंद्र जी, जब हम पढ़ते थे तो धर्मेंद्र जी भी तैयारी करते थे। कैसी चल रही तैयारी धर्मेंद्र जी? धर्मेंद्र जी सुन पा रहे हैं? बिजी है शायद कहीं। और लोग बताएं कैसी तैयारी चल रही है आपकी? महुआ जी? चल रही है मैम। कविता जी बता रही है जितना चल रही है, एग्जाम आ गए एकदम सर पे। हाँ चल रही है मैम, मतलब जो कर रहे थे जो स्पीड से, अभी डबल स्पीड से करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। और उसके साथ साथ प्रे कर रहे हैं कि हमारा अगस्त में आए। अच्छा, आप लोगों ने ऐसे सोचा है कि आप लोग का अगस्त में आएगा? प्रे कर रहे हैं मैम। अच्छा, हाँ, प्रे सोचा कर नहीं, रहे हैं। प्रे कर रहे हैं। देखिए, आप लोग प्रे कीजिए बिल्कुल, लेकिन अपनी तैयारी को इस हिसाब से रखिए कि आपका एग्जाम जुलाई में ही है। ठीक है, अपनी तैयारी को इस हिसाब से रखिएगा। मैं आपको एक सजेशन दूंगी सिर्फ कि अपनी तैयारी को इस हिसाब से रखिए कि आपका एग्जाम जुलाई ये वाला में ही है, जुलाई वाले में ही है। क्योंकि हमारा जब योग का एग्जाम था ना, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, क्योंकि शुरुआत में दे दिया था। इससे पहले वाला जो नेट का एग्जाम गया उसमें शुरुआत में ही दे दिया था। वैसे तो हमेशा, मतलब अभी तक के इतिहास में हमेशा सबसे लास्ट पेपर योग का रहता था, लेकिन ऐसा घुमाया हमारे टाइम पे मोटरसाइकिल वाले में। हर आप चीज लोग मिक्स हो रहा है मैम हम लोग के प्रिपरेशन में। क्या हो गया है? मिक्स हो रहा है मैम, सारा योगा टेक्स्ट ना आपस में, आसन अच्छा, प्राणायाम। ओके। नहीं, देखिए, मिक्स मत कीजिए। और मैं आप लोग को एक चीज और सजेशन दूंगी कि ना, बहुत ज्यादा नया नया मत करने का कोशिश कीजिए। जो देखिए, बहुत ज्यादा ना टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछता है। बस आपका सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड का वहां पे टेस्ट होता है। आप ये चीज मेरी जान लीजिए। कोई इंसान को अगर बेसिक नॉलेज है और उसका चित्त जो है वो शांत है, अगर सिर्फ और सिर्फ उसका चित्त अगर शांत है, उस इंसान का जेआरएफ हो जाएगा। मैं आपको अपनी ही कहानी बताती हूँ। मेरी मतलब इससे इससे जो पहले का पहले वाला जेआरएफ था, तो मेरा वो नेट का एग्जाम था, उसमें मेरा 1 मार्क से रुक गया था। ठीक है, सिर्फ 1 मार्क से मेरा जेआरएफ रुक गया था, नेट नेट ही हो पाया था। नेक्स्ट एग्जाम देते वक्त मैंने ये सोचा कि मैंने पहले एग्जाम में गलती क्या की। तो पहले एग्जाम में मुझसे गलती ये हुई थी कि मैं पैसेज देख के ना बहुत घबरा गई थी। पैसेज मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं पैसेज करूं क्या। मैं पैसेज देख के लिटरली रोने लग गई। तो मैंने कहा कि देखना है, पहले तो ये करना है कि किसी भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं ले लेना है कि बस यही क्वेश्चन था, इसके आगे क्वेश्चन ही नहीं है। मैं सिर्फ पैसेज में ही अटक गई, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाई थी पहले वाले। नेक्स्ट वाले में मैंने काफी किया अच्छा। और मतलब अच्छा क्या किया, मेरे लिए तो वो नॉर्मल टेस्ट ही था। बस मैंने
क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ा। सच में बता रही हूँ, हमारे टीचर्स भी आते थे, वो हमें बताते थे कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। तब हम लोग को लगता था यार हर टीचर आता है यही बोलता है क्वेश्चंस पढ़ो, कोई की पॉइंट तो देता नहीं है। पर आज मैं आपको यही की पॉइंट दे रही हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए। सिर्फ आप अगर क्वेश्चंस को आपने ध्यान से पढ़ लिया, और देखिए जो जो वो आते हैं ना, ऑप्शंस आते हैं, तो उसमें क्या होता है, आ बा दो, आ बा सादा ऐसे करके आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने कौन सा ऑप्शन टिक करना है। कई बार हम सोचते कुछ दूसरा है, करते कुछ दूसरा है, स्क्रॉल करते वक्त हम दूसरा टिक कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ इतनी अगर आपने 3 बातों का ध्यान रख लिया कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, किसी एक क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है कि सिर्फ यही मेरा अंतिम क्वेश्चन था और अब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन, मतलब ऐसा नहीं करना है, मेरी जैसी बेवकूफी नहीं करनी है। एंड दूसरी चीज आपको सिर्फ ये चीज करनी है कि आप जो ऑप्शन सोच रहे हैं ऊपर कि हाँ ये ऑप्शन है सही, वही ऑप्शन आपके नीचे क्या होता है, स्क्रॉल करते वक्त हम भूल जाते हैं कि हमने क्या सोचा था और हम क्या कर दे रहे हैं जल्दी जल्दी में। तो एक हर क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम दीजिएगा, आप लोग अच्छे से कीजिएगा। और देखिए मैंने सेकेंड टाइम में जब दिया तो मेरा 80% हुआ, 80% से मेरा JRF क्वालिफाई हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अच्छा परसेंटेज बनेगा, इतना अच्छा परसेंटेज बनेगा, पर हुआ। क्यों? सिर्फ एक ही पॉइंट था मेरा कि मैंने हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, सिर्फ एक पॉइंट। और मैम थोड़ा सा बताइए ना, पहले कैसे मतलब फर्स्ट पेपर करे, सेकंड पेपर करे, कैसे मैंने प्रोसीड करे, थोड़ा सा हॉल में ये भी थोड़ा बताइए ना। अच्छा, तो मैं अपना बता सकती हूँ आप लोगों को। मैंने तो पहले सेकंड पेपर किया था। नहीं, मैंने कौन सा किया था, एक सेकंड में याद कर लो, मैं भूल गई। हाँ, मैंने पहले सेकंड पेपर किया था। ऐसा होता ना कि सेकंड पेपर में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता है। मुझे एक्चुअली फर्स्ट पेपर के लिए टाइम चाहिए होता है। मैं फर्स्ट पेपर में मैंने टाइम दिया था, मेरे फर्स्ट पेपर में सही हुए थे 50 में 36 क्वेश्चन। 50 में 36 क्वेश्चन सही हुए मेरे इसी वजह से, क्योंकि मैं फर्स्ट पेपर मेरा फर्स्ट पेपर करने में ना मुझे लग जाते हैं अप्रोक्स 2 घंटे लग जाते हैं मुझे। फर्स्ट लोग कहते हैं कि मतलब आधा आधा बांटना चाहिए, और मैं योगा वाले को थोड़ा कम टाइम देती हूँ, क्योंकि योग वाला मतलब, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से दीजिए, अपने आप लोग करके देखिए कि आपको कितना टाइम लगता है दोनों क्वेश्चंस को। मेरे साथ थोड़ी सी अलग चीजें थी, तो मैंने उसको उतना टाइम दिया। मैं 1 घंटे में योगा वाला पेपर कवर कर सकती थी, तो मैंने उसको उतना टाइम दिया। बाकी आप लोग अपने हिसाब से कीजिए, अपने अपने हिसाब से टाइम दीजिए। और बस मैंने जो आपको ये, मेरे तो अपने 3 यही की पॉइंट हैं, और मैं यही सब सारे तैयारी करने वालों को यही एक सजेशन देती हूँ कि अगर आप यही सजेशन मान लेंगे, क्योंकि मैंने अपने ऊपर खुद एक्सपीरियंस की है ये चीज, कि शायद मेरा पहले भी JRF हो जाता, मतलब जब मैंने सबसे मतलब पहला अटेम्प्ट दिया तो शायद मेरा तभी हो जाता, लेकिन मेरा 1 नंबर से रुका। सिर्फ और सिर्फ मेरे को ये चीज समझाने के लिए भगवान ने मेरा 1 नंबर से रोका कि मैं बहुत वैसी हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा पेपर में होता नहीं, क्योंकि हमने लगभग बहुत टाइम तक, मैंने, राहुल भैया ने, हमने सबने तैयारी की थी उस टाइम पे। तो हमने बहुत टाइम दिया था, पूरा कोविड वाला टाइम हमने इसी में दिया था। तो लगा कि मतलब इतने दिनों की मेहनत और समझ नहीं आ रहा होता है पैसेज, क्योंकि पैसेज से हमें उम्मीद रहती कि नहीं इसमें तो 5 के 5 हमारे सही ही हो जाएंगे। तो नहीं समझ में आ रहा था पैसेज, तो मुझे लगा कि अब तो मेरा JRF नहीं हो सकता, मैं कुछ भी कर लूं। और उसी जगह से मेरे, शायद मैं एक क्वेश्चन भी और सही कर देती तो उस समय मेरा JRF उसी बार हो जाता। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी। मैंने MSc क्वालिफाई करने के बाद, मैंने अपना MSc पास करने के बाद 3 महीने पढ़ा था मैंने, पेपर से जस्ट पहले 3 महीने मैंने पढ़ा था, और उसी से मेरा ये ऑल इंडिया रैंक 2nd बनी थी। तो मैम जो कॉम्प्रिहेंशन जो है, पैसेज जो है, इसको लास्ट में करना चाहिए? देखिए डिपेंड करता है कि आपकी कमांड किस पे ज्यादा है। अगर आपने पैसेज को समझना सीख लिया, क्योंकि पैसेज लोगों को लगता बहुत इजी है कि पैसेज एक्चुअली में सबसे टफ पार्ट होता है पैसेज। कॉग्निटिव जिसका बहुत अच्छा है, जिसका कॉग्निटिव पार्ट बहुत अच्छा है ना, वही पैसेज कर सकता है। पैसेज में विश्लेषण है। पैसेज आपको क्या लगता है कि आपको फर्स्ट प्राइमरी जैसा पैसेज नहीं दे देगा कि लो बच्चों छाटो, ऊपर आंसर लिखा हुआ है नीचे लिख दो, नहीं।
उस पैसेज को समझकर आप क्या विश्लेषण निकालते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन उसमें से रहते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है, अगर आपकी विश्लेषण क्षमता बहुत अच्छी है तो आप पैसेज पहले भी कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप पैसेज को बाद में समय दें। मैंने ऐसा ही किया था, मैंने पैसेज को बाद में किया था, एकदम लास्ट में। आप लोग अपने अनुभवों से सीखिए, मेरी बात मानिए, आप किसी का भी कोई पाथ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप अपने अनुभवों से सीखिए। रोज एक टेस्ट दीजिए और रोज उसके अनुभवों से सीखिए। अब आपके पास समय कम बचा है, अब आपके लिए आप लोगों को यही करना चाहिए कि आपको रोज एक पेपर देना चाहिए और रोज अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। जी थैंक यू मैम। धर्मेंद्र जी बहुत लास्ट में बोले हैं, मैं कब से आपको बुला रही थी। मैम मैं थोड़ा सा ना रास्ते में था बाइक पे। अच्छा ओके हाँ तो मेरी क्लास होती है इस समय ना, तो घर पे आ रहा था अभी। चले ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन पढ़ा। ये जी 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 मैम, मेरा बोले। क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम अभी जैसे कि कुछ साल पहले यानी कि कोविड में जब तैयारी की थी तो बहुत अच्छी तैयारी की थी उस समय जी 2020 में। तो उस समय नहीं हो पाया, तो उसके बाद में तैयारी नहीं हो पाई। अब भी करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा कर रहा है कि सब कुछ पढ़ रखा है कर लेंगे, पर एग्जाम में जाते हैं तो सब कुछ आसान लगता है कि भाई सब आसान है, आया था पढ़ा हुआ आया था, पर ऑप्शन जब देखते हैं तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए जी 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 यही तो मेन बात है। देखिए मैं आपको यही बता दी हूँ। पहली बात तो क्वेश्चन को देख के बहुत ऐसा नहीं होना है कि क्वेश्चन बहुत इजी आ गए। वो एनटीए है, वो एक संस्था है, वो इसी काम के लिए बैठी हुई है कि किन्हें हमें जेआरएफ देना है और किन्हें हमें नेट देना है, किन्हें हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट के हाथ से बहुत जल्दी आप कोई चीज, क्योंकि आपकी विश्लेषण क्षमता को वो चेक करेंगे, तो आपको क्वेश्चन तो बहुत इजी देंगे, लेकिन जो उसके ऑप्शंस रहेंगे, असल असल जो आपकी आ, मतलब असल जो आपका टेस्ट होना है वो उसके ऑप्शंस चुनने में। देखिए आपको क्वेश्चन आता रहेगा, सिंपली अगर वही क्वेश्चन आके आपसे कोई पूछ लेना कि चलिए बताइए कि इसमें कौन कौन सी मुद्राओं का वर्णन है, इस ग्रंथ में कौन कौन सी मुद्राओं का वर्णन है, तो आप बता देंगे कि इस ग्रंथ में इस मुद्रा का वर्णन है। ऑप्शंस में दिया रहेगा ये मुद्रा ये मुद्रा ये मुद्रा ये मुद्रा। अब उसमें क्या दिया रहेगा ऑप्शन में, आ बा सही है, बा सा सही है, सा दा सही है, दा आ सही है। आप देखेंगे बा ऑप्शन और आप करना चाहेंगे बा, लेकिन वो नीचे स्क्रॉल करो, माउस से नीचे आओ और उसके बाद फिर करते करते ना गलत ट्रिक हो जाता है। मैं वही तो बात आपको समझा रही हूँ। चेक करते रहे, क्रॉस चेक करते रहे कि जो हमने सोचा था वही हमने लगाया। 5 सेकंड का टाइम लगता है क्रॉस चेक करने में, और एक बार क्रॉस चेक करते रहे कि जो हमने किया था वही हमने लगाया, जो हमने अपने दिमाग में सोचा वो वही हम लगा, क्योंकि हम सोचते कुछ और है और लगा कुछ और देते हैं। क्या आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पुराना जो एग्जाम दिया हुआ है उसमें से एनालाइज किया कि अरे ये तो मुझे आता था पर मैंने ये गलत क्यों किया हुआ है ऑप्शन में? ऐसा हुआ है आप में से किसी के साथ? मैम ऑप्शन में तो नहीं हुआ, पर ये वैसा लगा कि भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों गलत हो गया ये। हाँ क्यों? क्योंकि यही चीज होता है भैया, यही चीज होता है कि देखिए आपको लगेगा कि आपने उस टाइम पे वही सोचा होगा उसका आंसर, ऐसा नहीं कि आपने गलत सोचा होगा, आपने वही सोचा है, लेकिन सोचते हम कुछ और है और लगा कुछ और जाते हैं। ठीक है, पूजा चंद्रा जी कुछ कहना चाह रही, बताएं जी। जी मैम, जो आप बोल रहे हैं मैं वही बोल रही थी। जी ये चीजें होती और है मैम तो मेरे साथ एक घटना और हुई थी। जी बताएं। तो मैं इस बार मैंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया था योग का, तब मैं ये सोच रही थी कि 2 पेपर होते हैं, तो मैंने सोचा कि उसमें शायद सेकंड पेपर के लिए टाइम मिलता होगा, हम्म। और मैं ये नहीं जानती थी कि दोनों पेपर एक साथ ही मिलते हैं। नहीं तो पेपर तो और दोनों मैं वो आपको साथ में ही रहे होंगे ना, आपको वहां पे क्वेश्चन हाँ दे रहे मैम, होंगे 150। ऑनलाइन दोनों पेपर थे, बट मैं सोच रही थी शायद ये फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, शायद मैं ये सोच के गई थी। और देखिए मेरा इसीलिए फर्स्ट ना टाइम एक था। दूसरे से बात करना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जी तो मैम। इन सब चीजों से बात करते रहना चाहिए, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना चाहिए। जिन लोगों ने पहले एग्जाम्स दिए हुए हैं अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहना चाहिए। तो और आप लोगों को बहुत बहुत मतलब ऑल किसी से द ज्यादा बेस्ट। किसी से कोई बात पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था, मतलब ठीक था। मैंने 50 क्वेश्चन में से मैंने 40 क्वेश्चन किए, मेरे ठीक थे वो।
और मैं सेकंड पेपर के लिए मुझे टाइम मैंने अपनी गलती की वजह से मेरा सेकंड पेपर मेरा खराब हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, निराश होने की तो जरूरत मैम नहीं है, इस बार आपको बहुत अच्छे से देना। जी बताएं मनीषा। अगर हम हिंदी ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें हम लोग को दोनों ऑप्शन मिलता है ना मैम, हिंदी नहीं, और आप कोई इंग्लिश। भी जी ऑप्शन मैम, अब आपको उसमें चूज दोनों करने का ऑप्शन जरूरत होते हैं, हिंदी और नहीं इंग्लिश मैम, दोनों ऑप्शन इंग्लिश होते हैं, में आप जो सिलेक्ट करोगे वही अगर होगा। इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं मैम तो पेपर सिर्फ इंग्लिश में आता है। जी अरे उसमें बगल में दिया रहता है, आप किसी भी समय अपनी अपनी लैंग्वेज को स्विच कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नीट का एग्जाम नहीं है मैम, इसमें आप किसी भी क्वेश्चन पे अपनी लैंग्वेज को स्विच कर सकते हैं। अच्छा मैम दोनों इस- लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश में रहते हैं हाँ वही मैं क्वेश्चंस बोल रही पहले, हूँ। उसके आप बाद हिंदी पहले, में आते हैं। हाँ आपका जो इनिशियली होने लग जैसे गया है मुझे लास्ट इंग्लिश। टाइम में, तो अच्छा उसमें ऊपर नीचे दोनों दिया रहता है। पहले स्विच करने का ऑप्शन रहता था कि आप स्विच कर सकते हैं, और आप दे दिया है कि ऊपर नीचे दोनों क्वेश्चन आपको रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है। अच्छा अच्छा, क्योंकि मुझे ये पता है कि पहला जो हमने चूज कर लिया इंग्लिश तो फिर हिंदी में नहीं आएगा, फिर वो इंग्लिश में ही रहेगा सारा पेपर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा 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 चलिए, मैंने आज आपकी क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट की थी, आप लोगों की क्लास 5-10 मिनट, तो मैं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकती हूँ आप लोगों के। हाँ जी बिल्कुल मैम। चलिए, आप सभी को एग्री, किसी को कोई प्रॉब्लम जाना हो कहीं? नहीं मैम, 10 मिनट अभी भी हमारे पास ऐसे ही टाइम है क्लास का। हाँ वो तो है, पर मैं सोच रही थी एक स्लाइड फिनिश कर देती हूँ, एक सेकंड। आप लोगों को भी टाइम मिल पाए अपनी तैयारी के लिए। नेक्स्ट आते हैं हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में। नाउ व्हाट इज हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन, एक सेकंड। Hypertension is something, blood pressure is the force exerted by circulating blood against the walls of the body's arteries. Blood pressure क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो आर्टरीज होती है, जब ब्लड फ्लो करता है, जब किसी पाइप में पानी फ्लो करता है, तो पानी पाइप की वॉल्स पे भी प्रेशर डालता है। ठीक है, तो ये होता है आपका ब्लड प्रेशर। द मेजर ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, जो बॉडी की मेजर ब्लड वेसल्स होती है, उसमें जो ब्लड होता है वो प्रेशर क्रिएट करता है। हाइपरटेंशन इज समथिंग कि जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, इसको जब भी कभी लिखते हैं तो दो नंबर्स में लिखते हैं। तो जो पहला नंबर होता है दैट इज सिस्टोलिक एंड द अदर वन इज डायस्टोलिक। ये इसकी रेंजेस हैं। हेल्दी पीपल की कितनी होती हैं? सिस्टोलिक इज लेस देन 120 एंड लेस देन 80। हल्की हल्की सिचुएशन जब गड़बड़ाने लग जाएगी तो उस समय एलिवेटेड कंडीशन में 120 to 129 एंड 80 से लेस देन होती है एलिवेटेड कंडीशन। स्टेज 1 में 130 से 139 और 80 to 89। हाइपोटेंशन की कंडीशन में ग्रेटर देन 140 एंड ग्रेटर देन 90। और ये कंडीशन तो बहुत ही वर्स्ट हो जाती है, हाइपोटेंशन क्राइसिस 180 और 120 से ऊपर चला जाता है। Types of hypertension. First type is primary hypertension. Primary hypertension is called essential hypertension. कभी कभी जो हमारा ब्लड बीपी जो है हाई हो जाता है, दैट इज बहुत ज्यादा वैसी कंडीशन नहीं होती है। दिस काइंड ऑफ हाइपरटेंशन डेवलप्स ओवर टाइम विद नो आइडेंटिफिएबल कॉज। द मोस्ट पीपल हैव दिस टाइप ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। दिस फैक्टर्स इंक्लूड, ज्यादातर लोगों को जो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन रहती है, तो वो इसी टाइप में आते हैं। जीन्स की वजह से किसी के मदर फादर को है तो उनके कारण के बच्चों में भी ये ट्रांसफर हो जाता है। फिजिकल चेंजेस की वजह से कई बार जो क्या कहते हैं, बॉडी में ही कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं, फिजिकल चेंजेस, जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। कुछ बॉडी में ही कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, जैसे कि कई बार बॉम्ब में जो बच्चा होता है उसमें प्रॉपर कुछ चीजों का निर्माण नहीं हो पाना, या आजकल जो स्ट्रेस इतना ज्यादा लोग लेने लग जाते हैं, उसकी वजह से भी वो भी एक टाइप का फिजिकल चेंज है। तो उसकी वजह से भी जो हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, वो एनवायरमेंट, पॉल्यूटेड सारा एनवायरमेंट है, तो उसकी वजह से भी हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है। तो ये हो गया टाइप फर्स्ट। एंड टाइप सेकेंड इज
Secondary hypertension is something which become more severe than primary hypertension. प्राइमरी हाइपरटेंशन से जो मोर सीवियर कंडीशन होती है वो होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जो इसमें यहाँ पे जो ये लास्ट की जो 2 स्टेजेस हैं ये इसके अंतर्गत आएंगी। और इसमें क्या क्या डिजीजेस हो जाती हैं, इसमें बड़ी बड़ी डिजीजेस फॉर्म हो जाती हैं इसकी वजह से, ठीक है। किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, आपको मतलब हार्ट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। कई बार जो हार्ट अटैक होता है वो उसका भी कारण हाइपरटेंशन रहता है, तो वो भी हो सकता है आपको, दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। आपकी थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से, और आपके जो साइड इफेक्ट्स और मेडिकेशंस के जो साइड इफेक्ट्स है उनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सॉरी मैं गलत बता दी, इनकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है, किडनी डिजीजेस की वजह से, स्लीप की प्रॉब्लम की वजह से। कई बार आप देखिए सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं तो आपको घबराहट सी होने लग जाती है, तो उसकी वजह से। और बचपन मतलब कंजेनाइटल से मतलब होता है, देखिए कंजेनाइटल कोड जहां भी देखेगा वो मतलब भ्रूण से संबंधित होता है। तो आपके जो भ्रूण में हार्ट में जो डिफेक्ट्स रह गए आपके ड्यूरिंग योर जब आपका जन्म हो रहा होता है उसके पहले ही जो आपका निर्माण वाला टाइम रहता है, तो उस समय जो अगर आपके हार्ट में कोई डिफेक्ट्स रहते हैं उसकी वजह से हो जाता है। और अगर आपकी थायराइड, आपको हाइपोथायराइड या हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी होता है। और मेडिकेशंस के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। सिम्टम्स क्या क्या है, ब्लरी विजन हो जाएगा, धुंधला धुंधला दिखेगा, पेंटिंग, चक्कर सा आने लग जाएगा, फटीग, थकान, सर दर्द, हार्ट में पल्पिटेशन मतलब बहुत तेज तेज धक 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 करेगा, नोज ब्लीड्स, कई बार नाक से खून आ जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बहुत अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे, नोजिया और वॉमिटिंग, आपको चक्कर आ सकता है, उल्टी हो सकती है, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट लास्ट में इसकी योगा थेरेपी, शक्कर में कुंजल, जलनेती एंड एनिमा, वेरी गुड फॉर द हाइपोटेंशन। योगासन में ताड़ आसन, पादहस्त आसन, त्रिकोण आसन, देखिए ये जितने भी आसन करवाने हैं बहुत आराम से, बहुत स्लोली करवाने हैं, बहुत स्लोली आराम के साथ, ठीक है। पादोत्थान आसन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, सलभासन, वज्रासन, पर्वतासन, गोमुखासन, वृक्षासन एंड शवासन। सभी आसन बहुत सही है पर इनको बहुत आराम से बहुत स्लोली करवाना है, जितना पेशेंट रुक सकता है उतना रुकवाना है, बहुत प्रेशर नहीं डालना है, बहुत आराम से करवाना है। फास्टिंग कर सकते हैं, वीकली फास्टिंग इज यूजफुल। प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, कपालभाति, शीतली, शीतकारी, कपालभाति आई थिंक नहीं होना चाहिए, इसको काट देते हैं, कपालभाति नहीं रहेगा इसमें। प्राणायाम में डीप ब्रीदिंग, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, भ्रामरी और उज्जाई। मुद्रा में है ज्ञान मुद्रा, व्यान मुद्रा, वरुण मुद्रा फॉर 48 मिनट्स। ये एक्चुअली रिसर्च पेपर का ही है कंटेंट, तो उसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है। मनोमय कोश में क्या करवाएंगे, मेडिटेशन, योग निद्रा और त्राटक, ठीक है। तो ये आपका पूरा 1 घंटे का सेशन है जो आप करवा सकते हैं पेशेंट को। दिस इज वेरी गुड फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट। तो ये हो गया आपका हाइपरटेंशन और हमने बहुत सही टाइम पे कर भी लिया है इसे, तो हो गया। मैम एक क्वेश्चन था, जो हाइपरटेंशन पेशेंट को आप वो पाद हस्तासन जब कराएंगे तो सामने झुकने से उनका प्रेशर और हाई नहीं हो जाएगा? उनको ऑलरेडी फेंटिंग हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो उनको हम अच्छा, कैसे? पादहस्तानासन मेंशन था उस पे। हाँ जी, पाद हस्तासन मेंशन था। यार प्रॉब्लम यही, इसमें प्रॉब्लम यही हो जाती है ना कि जो रिसर्च, अब हम लोग देखिए डाटा उठाते हैं तो बुक से या कहीं से ही डाटा उठाते हैं, अपने मन से नहीं लिखते, क्योंकि ऑथेंटिक हम लोग नहीं, ऑथेंटिक उन्हें माना जाता है, ठीक है। तो वो लोग अपनी प्रैक्टिसेस में ऐड करवाते हैं और वो लिखना मजबूरी हो जाती है। पादोत्तान आसन है, पादस्थान कहाँ पे, अच्छा ये है पादस्थान आसन, हाँ ये नहीं करवाएंगे, बहुत सही किया आपने बता दिया महुआ जी। तो ये पेपर्स के होते हैं ना, तो वहां से लेना ही मजबूरी होती है, क्योंकि मैं उसको जब आप लोग को शेयर करूंगी ना तो वो हटा दूंगी। तो
क्योंकि हमें भी प्रेफरेंस एक मतलब अपने हिसाब से तो हम नहीं बता सकते, हमें जिस पे रिसर्चेस हुई हैं उसको बताना होता है। और जो भी बुक्स वगैरह हम लेते हैं, वैसे तो आपके पास अलग अलग टाइप्स की बुक्स होंगी जिसमें अलग अलग टाइप का लिखा होगा ऑलरेडी, आप लोग के पास नेट की बुक होंगी। बेसिकली मैं जो योगा थेरेपी पढ़ाती हूँ तो वो रिसर्च बेस्ड ही पढ़ाती हूँ मैं, जो रिसर्च पेपर्स में बताया होता है उस पर रिसर्च करके वही बताती हूँ। चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने का, चलिए खुद से ही हो जाएगी ये। आप में से कोई एक प्रार्थना करवा दे, कविता जी प्रार्थना करवा दीजिए। जी मैम। जी एक सेकंड रुकिए, ये कोई हाँ हैंड रेज कर रहा है जी, बताएं। ठीक है। पांडे जी। नहीं श्रृंगारिका जी, वो प्रार्थना के लिए बोले ना, तो मैं सोचा मैं करवा दूं, इसीलिए। करवा दीजिए पांडे जी, चलिए करवा आप दीजिए। करवाएं, आप करवाएं, आप करवाएं। थैंक यू। अच्छा जी, जी धन्यवाद। सभी सुखासन में बैठ जाएं, कोई भी ध्यानात्मक मुद्रा लगा लें, सहजता से सांस ले और छोड़े। एक साथ सभी ओंकार ध्वनि, तत्पश्चात महामृत्युंजय का ध्यान और शांति पाठ। चन्द्रोद्भासितमूर्ध्वजं सुरपतिं पीयूषपात्रं वहत् हस्ताब्जेन ददस्सु दिव्यममलं हास्यास्पङ्केरुहम् सूर्येन्दग्निविलोचनं करतले पासाक्षसूत्राङ्कुशा भोजं बिभ्रतमक्षयं पशुपतिं मृत्युञ्जयं संस्मरे मृत्युञ्जयं भावये। ओम शांति शांति शांति। आंखों को सहजता से खोले। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया, आपने प्रेयर करवाई, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।